जीनियसेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो क्विक रिवीजन वाले चैप्टर्स चल रहे हैं उनके अंदर हम आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में भी हम यहाँ पे कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? हम यहाँ पे कवर करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है और ये चैप्टर भी क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसलिए हमारा जो आज का पूरा फोकस रहेगा वो किस चैप्टर पर रहने वाला है? वो हमारा रहने वाला है इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का यहाँ मीनिंग क्या है। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग हमें पता अगर करना है तो उससे पहले हमें यहाँ पे रिएक्शन के टाइप्स पता करने होंगे। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन के टाइप्स की बात करूँ तो जो रिएक्शन हमें यहाँ मिलती है वो हमें 2 टाइप की मिलती है। एक तो हमें मिलती है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक हमें मिलती है यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन कौन सी है, इरिवर्सिबल है, और एक रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और सबसे बड़ा इनके बीच में फर्क क्या है वो हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट बनाता है और उस केस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो फिर से रिएक्टेंट नहीं बना पाता। यानी जो रिएक्शन होती है वो ओनली क्या होती है, वो ओनली वन साइडेड होती है। तो हम रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में, और रिएक्टेंट से हमेशा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो रिएक्टेंट से यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा और वापस प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है ये हमें हाई एनर्जी में मिलता है, इसकी जो एनर्जी मिलती है वो हाई मिलती है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगर अगर किसी की एनर्जी लो होती है तो हम कहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा, वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पर अगर हम यहाँ बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है ना, वो क्या होता है कि वो यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, कुछ टाइम बाद वो भी फिर से क्या कर देता है, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है, और इस तरह से जो प्रोडक्ट होता है उससे क्या बन जाते हैं, रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। तो इनको अगर हम कंबाइन करने की ट्राई करें तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हम रिएक्टेंट लिखते हैं और यहाँ हम इस तरह से ये सिंबल लगाते हैं जो यहाँ पे दोनों साइड एरो को शो कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनकी एनर्जी लगभग क्या होती है, इक्वल होती है। जिस वजह से रिएक्टेंट जो होगा अगर वो प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट भी फिर से क्या करेगा, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। तो इस केस में जो हमारे पास रिएक्शन बनती है इसे क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। तो यहीं से ये सारा का सारा खेल शुरू होता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होता है। तो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए उससे पहले हमें यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ना जरूरी था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें कहाँ होता है, देखो ये रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा, यानी रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे ज़्यादा होता जाएगा। एक टाइम बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ, प्रोडक्ट फिर से थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उतना क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। यही क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसा होता है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है ना, उसी स्पीड से जो प्रोडक्ट है ना वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। जब वो कंडीशन आ जाती है ना, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में क्या पढ़ा, जब रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा सेम उसी स्पीड से प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। वहां पे उनका जो रेट होगा ना वो क्या होगा, वो सेम हो जाएगा। उस टाइम पे जो वो कंडीशन होती है उसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल कौन सी है, और इक्विलिब्रियम का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मीनिंग देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है किसी रिएक्शन में, उसके अंदर हमें वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ बात करें, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। अब इसके अलावा इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़े उससे पहले हम यहाँ ये भी पढ़ सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है
वो कितने टाइप का होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली रिएक्शंस की भी बात करें, रिएक्शंस जो होती हैं वो यहाँ हमें अलग से 2 टाइप की मिलती हैं। एक तो हमें मिलती है होमोजीनियस रिएक्शंस और एक हमें क्या मिलती है, हेटेरोजीनियस रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे इन वर्ड्स का मीनिंग देखना है कि होमो का मीनिंग क्या है और हेटेरो का मीनिंग क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे होमोजीनियस वर्ड की बात करूँ, तो होमोजीनियस का मतलब होता है जो सारा का सारा एक ही फेज में हो, यानी आपके पास रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है। ओके, जितने भी रिएक्टेंट है सबके सब गैसियस स्टेट में है और जो प्रोडक्ट बना है वो भी गैस बनी है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है इनको हम होमोजीनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल आ जाएगा होमोजीनियस रिएक्शन के बारे में, कि जैसे कि मैंने H2 गैस ले ली। ओके, यह हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ मैंने क्लोराइड गैस इसमें ऐड कर दी और यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया। जो यहाँ पे गैस बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये भी क्या बनी है, गैस बनी है। क्योंकि इन तीनों का फेस एकदम सेम है, ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। तो ऐसी जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है या रिएक्शन आती है, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस रिएक्शन। और ये इक्विलिब्रियम है तो ये होमोजीनियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। सेम ऐसे ही हमारे पास एक टर्म और आ जाती है, हेटेरोजीनियस रिएक्शन। अब उसमें क्या होता है, उसमें हमें कोई एक ऐसा फेज होगा जो हमें अलग मिल जाएगा। मिनिमम 1 फेज ऐसा होगा जो यहाँ पे एक जैसा नहीं होगा, बाकियों से अलग होगा। यानी सारे के सारे गैस तो होंगे पर कोई एक लिक्विड बन जाएगा, या सारे के सारे सॉलिड होंगे एक गैस बन जाएगी। जैसे कि CaCO3, हमारे पास CaCO3 होता है, ये हमें मिलता है सॉलिड स्टेट में कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम इसको हीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे CaO मिलता है जो कि सॉलिड स्टेट में है, साथ में CO2 गैस मिल जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये दो तो सॉलिड स्टेट में है पर ये हमें गैसेस स्टेट में मिला है। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि ये क्या है, ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन का क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ये गैस है, इसमें मैंने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और यहाँ पे बर्निंग करनी शुरू कर दी। उस टाइम पे यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा लिक्विड स्टेट में। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ वाटर बना है, या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिसिटी पास करके या कैसे भी हमने ये रिएक्शन जो की है, यहाँ जो वाटर बना है वो लिक्विड स्टेट में बना है, पर जो रिएक्टेंट है वो हमें क्या मिल रही है, गैसेस स्टेट में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन कौन कौन सी होती है। और उन्हीं के बेस पर हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि इसके अलावा जो रिएक्शन के टाइप हैं, कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है। इसके अलावा हमारे पास रिएक्शन का एक और टाइप आता है, फास्ट रिएक्शन कौन सी है और स्लो रिएक्शन कौन सी है। जो रिएक्शन एकदम से रिएक्टेंट के मिक्सअप करने पर ही प्रोडक्ट बन जाए उनको हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं, और जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि रस्टिंग होने में टाइम लगता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है। इसी तरह से हीट के बेस पर भी रिएक्शन के टाइप होते हैं, कि एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है, कि प्रोडक्ट की तरफ हीट ज़्यादा मिलेगी, और एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है, कि प्रोडक्ट की तरफ हीट कम मिलेगी, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले से ठंडा होगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ एक टाइप्स आ जाते हैं रिएक्शन के, और ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है और जो उसकी स्टेट होती है वो डायनामिक होती है। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, चलने फिरने वाला। यानी कि इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पे ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट रुक गए, प्रोडक्ट रुक गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी टाइम पर उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। इस तरह से रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना रहे हैं। रिएक्शन हमेशा चलती जा रही है, रिएक्शन क्या हो रही है, हमेशा चलती जा रही है वहां पे, पर हमें लगेगा कि रुक चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कह देते हैं, हमें क्यों लगेगा कि रुक चुकी है, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल्स है वहां पे। क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतने ही प्रोडक्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट बना देगा। तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, यहाँ पे एक तरह से कांस्टेंट हो चुकी है, पर वहाँ पे रिएक्शन तो चलती जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिएक्शन होती है ना, वो हमें क्या मिलती है, वो हमें यहाँ पे ये जो मिलती है डायनामिक मिलती है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है और उसकी जो डायनामिक नेचर है वो कौन सा है। इक्विलिब्रियम क्या है हमने ये पढ़ लिया। इसकी अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना, हमें कहाँ अटेन करना चाहिए, हमें पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि वो हमेशा क्या हो, एकदम
इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ हो, एकदम क्लोज्ड वेसल में हो। अब क्लोज्ड वेसल का केस क्या है वो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैंने ये एग्जांपल ले लिया, मान लो ये रिएक्शन है, अभी हमने बात की, मैंने एक ओपन कंटेनर ले लिया। अगर मैं ओपन कंटेनर ले लूँ, मैं इसमें CaCO3 डाल दूँ, ओके, और मैंने इसको ओपन रख दिया, तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा ना, तो CaCO3 में से CO2 गैस क्या हो जाएगी, वो तो बाहर निकलती जाएगी। जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाएगी तो वापिस CaO और CaCO3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, CaO भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। अब CO2 तो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे तो ओनली CaO बन गया, अकेले CaO से तो CaCO3 बन नहीं सकता। तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, जब आपके पास आपके प्रोडक्ट ही कंप्लीट नहीं होंगे तो वो रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे फिर। इस वजह से हमारे रिएक्टेंट भी वहां उतने के उतने रहें, प्रोडक्ट भी उतने रहें, तो हमें कंटेनर क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। अगर कहीं पे भी गैस इन्वॉल्व हो रही है, अगर हमारे पास मान लो इक्विलिब्रियम आ जाता, तो जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबके सब सॉलिड स्टेट में होते, हमें प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सॉलिड तो इवेपोरेट होंगे नहीं, ओके। और अगर वो मान लो लिक्विड स्टेट में भी होते, उनका अगर वोलाटाइल ना होते, नॉन वोलाटाइल होते वो, तब भी कम टेम्परेचर के ऊपर वो वहां पे इवेपोरेट ना हो पाते, ओके। पर अगर हम गैस की बात करें, गैस क्या हो जाएगी, गैस तो एनवायरनमेंट में जाके मिल जाएगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अगर गैसेस का इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें कंटेनर क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, किसके लिए, कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेन करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। इसी तरह से जो इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल होता है नेचर का, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और जो डायनेमिक नेचर है मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। अब अगर हम यहाँ बात करें कि इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, मैं आपको ये वाला पॉइंट भी बता चुका हूँ कि जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है, और वो इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है वो देखते हैं। मान लो यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से यहाँ पे क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, और प्रोडक्ट से क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एरो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हमारे पास प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने वाला होता है, तब एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस केस में मैंने आपको अभी कहा कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास सेम चीज़ दिखा रखी है कि यहाँ पे धीरे धीरे इसकी ये जो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट है बढ़ता जा रहा है, फिर एक टाइम पर जब इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों का रेट यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे इस ये जो हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे इसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि इसमें होता क्या है। तो अब हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के। अब हम अगर बात करें कि हमारा इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, तो हमारा इक्विलिब्रियम हमें बहुत टाइप का मिलता है। हमने आज का जो टॉपिक है उसमें फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पूरी तरह से कनेक्टेड है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, या फिर फिजिकल चेंज वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि जो आपके पास फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, फिजिकल चेंजेस में। अब फिजिकल चेंज का मीनिंग क्या है, फिजिकल चेंज का मतलब है कि ओनली स्टेट चेंज हो रही है, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। यानी अगर आप वाटर लेके चल रहे हो सॉलिड स्टेट में, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर रहेगा वाटर ही। यानी हम उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहे, हम कोई वाटर को अल्कोहल नहीं बना रहे, या कुछ वाटर से कुछ और नहीं बना रहे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो चीज़ रखी है उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने वाटर में शुगर भी डाल दी तो वाटर अलग रखी है, शुगर उसी में रखी हुई है, डिजोल्व हो चुकी है। उनके मिक्सअप करने से कुछ और नई चीज़ नहीं बनाई मैंने, बस वहाँ पे उसकी स्टेट को चेंज किया है मैंने, ओके। जब हम यहाँ पे स्टेट चेंज की बात करते हैं तो ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है। तो जब भी हमारे पास फिजिकल चेंज इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें होता क्या है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड होता है वो वेपर में या फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो तो ऊपर ही आ गया। लिक्विड यहाँ पे क्या होगा,
वेपर में या वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या सॉलिड जो होगा वो सीधा गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। ओके, जो सॉलिड होगा उसका हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे जब हम वाटर में उसको मिक्स कर देंगे, या फिर हम गैस को लेके चलेंगे, गैस को वाटर में मिक्स कर देंगे। जैसे कि हम सोडा वाटर की बात करते हैं, वाटर में हम CO2 गैस को मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पे भी उसका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आते हैं, जिसमें हम उनकी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उनकी रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे, उन्हें यहाँ पे कहा जाता है क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और जब हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी, वहां पे स्टेट इन्वॉल्व हो या ना हो हमें मतलब नहीं। हमें किस चीज से मतलब है कि रिएक्शन वहां पर हो रही है या नहीं हो रही। अगर आइडेंटिटी चेंज हो रही है, जैसे कि मैंने कार्बन ले लिया, उसको बर्न कर दिया तो CO2 बन गया, कार्बन की आइडेंटिटी चेंज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब आइडेंटिटी चेंज हो रही है पर स्टेट चेंज हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं हो, तब हम वहां पे उसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी तरह से हमारा जो इसका सेकंड पार्ट आता है इस चैप्टर का, वहां पे हम किसकी बात करते हैं, वहां हम बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम की। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसके अंदर हम यहाँ पे वाटर लेके चल रहे हैं सॉलिड स्टेट में यानी आइस, और उसके बाद हमने यहाँ पे वाटर ले लिया लिक्विड स्टेट में। और जब हम यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं, तब क्या होता है, तब सॉलिड वाटर यानी आइस में और जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में वाटर है, इनके बीच आ जाता है इक्विलिब्रियम। यानी जितनी स्पीड से जो आइस होगी वो वाटर में कन्वर्ट होगी, उतनी ही स्पीड से जो वाटर होगा ना, उतना ही वाटर, ये लगा लो, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आता है। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने ले लिया वाटर और मैंने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि अब यहाँ, और दूसरी जगह मैंने जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो वहां पे मेरे पास रखी है स्टीम। अब देखो स्टीम की बात आ गई तो कंटेनर क्या करना है, क्लोज्ड। ओके, अब हमने कंटेनर को बंद रखना है, तो अब हम यहाँ जब स्टीम की बात करेंगे उस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो तब हमने इसको क्लोज कर दिया, तब टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितना वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टीम में कन्वर्ट होगा, उतनी ही स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी फिर से किस में, वाटर में। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि ये किस तरह से अटेन होता है। सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ कुछ कंडीशंस आ जाएंगी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए, ये मैंने अभी आपको बता दिया। और इसके अलावा जो सिस्टम है ना, उसके क्या होना चाहिए, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा। अगर आप इससे कम टेम्परेचर लेके जाओगे तब वो सारा का सारा लिक्विड स्टेट में रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर लेके जाओगे तब सारा का सारा गैसियस स्टेट में रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखना है। वाटर, और अगर हम वाटर का केस करें, हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनका अलग अलग रहेगा, मैंने वाटर के केस में बोल दिया। ओके, तो इसके अलावा जो इनकी विजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो कि कोई कलर चेंज ना हो, अगर कुछ और लेके चल रहे हो, किसी भी तरह का कोई और चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये हमने बस यहाँ पे इतना ही जानना है इसके बारे में, ये ज़्यादा हमारे डिस्कशंस में नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने वाटर डाल दिया और वाटर के अंदर मैंने शुगर डाल दी। शुगर का भी एक अमाउंट फिक्स होगा कि उसमें इतनी ही शुगर आ सकती है। ओके, जब मैं उससे ज़्यादा शुगर उसमें ऐड कर दूंगा, डिसॉल्व करूंगा, तो वो नीचे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ रखा है। जैसे ही और शुगर घुल जाती है उसके अंदर, तो उसमें जो घुली हुई शुगर है, डिसॉल्व शुगर है, वो फिर से क्या बन जाती है, सॉलिड स्टेट में आ जाती है। तो वहाँ पे क्या अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हम दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक वही है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। सेकंड हमारे पास वही है कि जो रिएक्शन है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों साइड से प्रोसीड की जा सकती है। इसका मीनिंग है अगर आप रिएक्टेंट को लेके चलोगे
तब भी प्रोडक्ट के साथ उसका इक्विलिब्रियम आएगा। अगर मैं इनिशियली प्रोडक्ट को लेके चलूँ तब भी उसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, रिएक्टेंट के साथ आएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हैं वो दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। इसके बारे में हमें पता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की, ये अफेक्ट नहीं हो सकती प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की वजह से। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो आपके पास कंपाउंड हो सकता है, आप ऐसे हम ऐसे बोल दें, या कोई आयोन हो जाएगा या प्रोटीन हो जाएगा जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व तो होगा पर उससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और खुद के अंदर बिना चेंजेस लाए साइड निकल जाएगा। यानी कि वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो हमारी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करेगा। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट डालता है, हमने ये देखना है। मान लो आपका इक्विलिब्रियम, आपकी रिएक्शन स्लो है, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो 2 घंटे बाद आना है। ओके, अब हम इक्विलिब्रियम डाल, अगर हम इसमें कैटलिस्ट डाल देंगे ना तो हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम 2 मिनट के बाद आ जाए, पर आएगा वहीं पे ही। यानी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो उतनी ही रहेगी, पर वो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। ये सिर्फ इतना इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो लर्स शैट्रियर प्रिंसिपल है उसके अंदर, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा कि हम किस तरह से इक्विलिब्रियम रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहां हमने ये पढ़ लिया कि जो इक्विलिब्रियम होता है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि वो हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमने खुद कहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि रेट होता क्या है एक्चुअली। तो अब हम बात करते हैं रेट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे सिंपली फिजिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे रेट का मीनिंग क्या होता है, वहाँ पे रेट को हम मीनिंग स्पीड से लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पीड का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं स्पीड की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका सिंपल सा मीनिंग जो हमारे पास रहता है, या फिर रेट को ही लगा लूँ, रेट का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ कितनी है। रेट को हम ऐसे लेके चलते हैं। तो वैसे अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये भी एक तरह से रेट होता है हमारे पास। तो वैसे रेट का मीनिंग क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ कितनी है। ओके, तो हमने यहाँ पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग देख लिया। अब केमिस्ट्री में तो रिएक्टेंट्स की डिस्टेंस तो होता नहीं, केमिस्ट्री में तो रिएक्टेंट की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तब हम यहाँ पे जब डिस्टेंस की जगह कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ कर लेंगे ना, तो केमिस्ट्री में वो क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन या किसी रिएक्टेंट के रेट की बात करें कि वो कितना रहेगा, तब हमें क्या पता चलेगा कि जो रेट होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेट कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन की बात करता हूँ कि ए है, ओके, उससे बी बन रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है, यहाँ पे सी बन रहा है और डी बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूँ तो रेट को मैं इनमें से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो रेट होगा ना हमारे पास, वो क्या होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम होगा। अब कंसंट्रेशन में ए की लेके चल लूँ, क्योंकि जितना ए रिएक्ट करेगा उस टाइम में, उतना ही बी रिएक्ट करेगा, उतना ही सी बनेगा और उतना ही डी बनेगा। तो इनका तो क्या हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, उनकी ज़्यादा होती जा रही है। तो इस तरह से अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में रेट की बात करूँगा तो रेट का यहाँ हम कैसे निकालेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, रेट निकाल देते हैं ए के रिस्पेक्ट में, पूरे का रेट ए के रिस्पेक्ट में कैसा है। अब यहाँ क्योंकि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, हम इसके आगे लगा देते हैं माइनस का साइन। तो रेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम चाहें तो बी के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रिएक्टेंट है। तो माइनस यहाँ हमारे पास बी आ जाएगा, डिवाइड में डी टी आ जाएगा। पर अगर मैं चाहूँ तो सी और डी के रिस्पेक्ट में भी रेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। माइनस प्लस का साइन जस्ट ये बताने के लिए है कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, यानी किसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में डिक्रीज हुई थी या किसकी इंक्रीज होनी शुरू हुई थी। तो यहाँ हम डी सी बाई डी टी लेके चल लेंगे, तो ये हमारे पास सी के रिस्पेक्ट में रेट आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास डी के रिस्पेक्ट में भी रेट आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाई है, इस ब्रैकेट्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी कि ये बी जो हमारे पास कोई केमिकल है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है।
तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे रेट निकाल लिया और अब हम बात करेंगे कि जो रेट होगा इसकी यूनिट क्या होगी। अगर हम यहाँ पे रेट की यूनिट की बात करें तो यहाँ हमें इसे कैसे निकालना पड़ेगा। रेट हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन बाय टाइम है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली रेट की बात करूँ तो रेट क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मेरे पास, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी किसकी, रेट की। तो यहाँ हमने ये बात कर लिया कि रेट क्या होता है, और जो भी थिंग्स थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये क्या है, ये हमने रेट में ही इसके ऊपर जो एक अप्लाई करना है, एक मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। पहले इसका नाम लॉ ऑफ मास इन एक्शन था, यानी कि इन एक्शन मास का मतलब क्या हुआ कि वो वाला मास या वो वाला, अगर मास की सिंपली बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की बात हो रही है। मोल वाला कंसेप्ट बाद में आया है, पहले हमें चीज़ों का मास निकालना आता था तो मास के अकॉर्डिंग ही चीज़ों के बारे में पता करते थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मास एक्शन का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये था कि ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कौन सा मास है, कितना अमाउंट है जो क्या है एक्शन में है, यानी कि जो क्या हो रहा है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्या निकाला गया था, मास निकाला गया था। इसी को ही हम बाद में एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये किसने दिया था, ये गुल्डबर्ग और वेज ने दिया था। और इसने क्या कहा था, इसने यहाँ पे जो हमारे पास कोई रिएक्शन है उससे हम किस तरह से उसको, ये लगा लो कि जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हम वो देखने वाले हैं। सेम मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एक रिएक्शन ली थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो ए बी सी डी इनके 1 1 मोल लिए थे। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ना इनके 1 मोल की जगह ना एक से ज़्यादा मोल लेने वाला हूँ, और तब देखता हूँ ये रिएक्शन में कितना चेंज आता है। मान लो मैंने यहाँ पे जो ए है इसके मैंने यहां पे ले लिए ए मोल्स, इसके मैंने यहाँ पे ए की जगह मैं यहाँ पे एन मोल लिख देता हूँ। इसके एम मोल ले लिए मैंने, इसके एक्स मोल ले लिए, इसके मैंने वाई मोल ले लिए। तो उस टाइम पर हम इसको किस तरह से रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जो भी नंबर है इन सबको 1 बनाने के लिए इन सब से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ एन से डिवाइड है, यहाँ एम से डिवाइड, यहाँ हमारे पास एक्स से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हमारे पास y से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड आ जाता है रेट को रिप्रेजेंट करने का। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो देखो वो क्या कहता है। मान लो एक रिएक्शन है ए बी बी, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब लेकर आए हैं तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया। मैं एकदम सिंपल रिएक्शन की बात करता हूँ कि मान लो एक सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे C बन रहा है और D बन रहा है। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, हम इसके लिए बात करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो हमारे पास रेट होता है ना, रेट क्या होता है, जो अभी हमने निकालने सीखा, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन और रेस टू द पावर जो उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, और इन सब के प्रोडक्ट के। तो इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पर रेट आता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे इस तरह से डिपेंड करता है। और क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उसने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया। तो जो भी हमारे पास रिएक्शन है उसके रेट को इस तरह से निकाला जा सकता है। ये हम साइंटिफिकली या ये लगा लो एक्सपेरिमेंटली हम ये सब करके देख चुके हैं। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ रेट का मीनिंग क्या है। ओके, अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास पूरा का पूरा मेथड है या लॉ है, इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन पर जो इक्विलिब्रियम पर होती है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिएक्शन मानते हैं सेम ऐसे ही जो क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो इस रिएक्शन को तो मैंने बोल दिया फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको मैंने बोल दिया बैकवर्ड रिएक्शन। यहां हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए बी, इससे सी और डी बन रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूँ, तो जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा, इसके जो रिएक्टेंट हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। जैसे ए है इसकी कंसंट्रेशन ए और बी है उसकी कंसंट्रेशन बी,
तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये रिएक्टेंट हैं और वो हमारे पास प्रोडक्ट है किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए। पर अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, हमें उस पर भी इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सेम ऐसे ही हमारे पास रेट आ जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन का, और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके जो रिएक्टेंट होंगे उसके डिपेंडेंट होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा C, और यहाँ d⁻⁷ तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो RF हमें क्या मिलता है, यहाँ हमें कांस्टेंट मिलता है जिसको हम KF बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जब हम यहाँ पे ये साइन लगाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, A⁻A B⁻B। सेम ऐसे ही जब हम बैकवर्ड रिएक्शन पे लगाएंगे तब हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, जो होगा C⁻C एंड D⁻D। ओके, अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल होता है बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी जो RF होगा वो RB के इक्वल है। तो ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो जो हमें KF A⁻A B⁻B मिलेगा वो हमें KB C⁻C D⁻D के इक्वल मिलेगा। तो हमें ये इसके इक्वल मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो जो A और B वाली टर्म है इसको हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, KB को इस तरफ डिवाइड में ले आएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो KF/KB मिल जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा, C⁻C D⁻D डिवाइड बाय A⁻A और B⁻B मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे क्योंकि हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में निकाल रहे हैं, यहाँ हमारे पास KC आ जाएगा। KC का मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वो हमें क्या मिलता है, KF/KB के इक्वल। जो हमें क्या मिलता है, जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो इस तरह से जब अरेंज हो जाएंगी, मतलब ऊपर प्रोडक्ट होगा नीचे रिएक्टेंट होंगे, इसके इक्वल मिलेगा। सेम इसी तरह से अगर मेरे पास पूरी की पूरी रिएक्शन अगर मेरे पास गैसियस स्टेट में होती तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे क्या लेके चलते, हम यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लेके चलते, प्रेशर्स को लेके चलते, इनके पार्शियल प्रेशर को। उस टाइम पे हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता जिसको हम KP बोलते हैं। KP हमें क्या मिलता, वही फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता, और ये किसके इक्वल आता, पार्शियल प्रेशर ऑफ C⁻C पार्शियल प्रेशर ऑफ D⁻D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A⁻A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B⁻B। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को कंसंट्रेशन की फॉर्म में निकाला है, हम प्रेशर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। और अगर हम प्रेशर की बात ना करें, प्रेशर के अलावा हम सेम थिंग को किस फॉर्म में निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि मोल्स कितने रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको निकालने के कई सारे मेथड्स हैं। तो हमने यहाँ देख लिया KC क्या होगा और KP क्या होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे KC और KP में क्या क्या रिलेशन होगा। जैसे कि मैंने ये रिएक्शन मान ली, A है गैसियस स्टेट में, B है, ये भी गैसियस स्टेट में है, इससे क्या बन रहा है, C बन रहा है गैसियस स्टेट में और D बन रहा है गैसियस स्टेट पे। तो इस केस में इसके लिए KP क्या आएगा, KP आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, पार्शियल प्रेशर ऑफ C⁻C पार्शियल प्रेशर ऑफ D⁻D, और ये नीचे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A⁻A पार्शियल प्रेशर ऑफ B⁻B। तो ये हमारे पास क्या आ गया, KP आ गया। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने KP को यहाँ पुट करके देखना है हमने कि वो KC के किस तरह से इक्वल होगा। अब अगर मैं यहाँ पर इन टर्म्स की बात करूँ कि प्रेशर कैसे निकलता है, तो हमें पता है कि सबकी सब गैस है, और गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT। तो P किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, N/,
वी आर टी, मैंने यहाँ वी क्या कर दिया, डिवाइड में ले गया। तो ये एन अपॉन वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये हमें क्या मिल जाएगा, सी आर टी के इक्वल मिल जाएगा। सी मैंने यहाँ पे एक बार कंसंट्रेशन को बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी और डी इनकी कंसंट्रेशन निकालूं तो मुझे पी ए क्या मिल जाएगा, पी ए मुझे मिल जाएगा ये ए की कंसंट्रेशन इनटू में आर टी। ऐसे ही पी बी क्या मिलेगा मेरे पास, ये मिलेगा बी की कंसंट्रेशन इनटू में आर टी। सेम ऐसे ही पी सी क्या मिलेगा, सी की कंसंट्रेशन इनटू में आर टी। और पी डी क्या मिलेगा, डी की कंसंट्रेशन इनटू में आर टी। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी ए पी बी पी सी और पी डी मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो के पी किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा सी आर टी रेज टू द पावर सी, डी आर टी रेज टू द पावर डी, ए आर टी रेज टू द पावर ए, और बी आर टी रेज टू द पावर बी। तो ये हमें इसके इक्वल मिल जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर टी वाली टर्म्स को अलग निकाल लेंगे, बाकी टर्म्स को अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें के पी क्या मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा सी रेज टू द पावर सी है, डी रेज टू द पावर डी है हमारे पास, ए रेज टू द पावर ए रखा है, और बी रेज टू द पावर बी रखा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या किया है, आर टी रेज टू द पावर ए रखा है, आर टी रेज टू द पावर बी रखा है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास सी और डी रखा है। यहाँ पे क्या रखा है, आर टी रेज टू द पावर ए, आर टी रेज टू द पावर बी। अब हमें पता है जिसका बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, और अगर बेस सेम है तो अगर डिवाइड में रखे हैं तो पावर माइनस हो यानी इनकी जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे एक साथ कंबाइन करके लिख देता हूँ कि जो हमें आर टी मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमें सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी मिलेगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, आर टी की पावर मिल जाएगी। और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, ये हमें के सी के इक्वल मिल गया। तो के पी हमें क्या मिलेगा, वो हमें के सी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी मिल जाएगा। अब डेल्टा एन जी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इन ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास डेल्टा जी आ गया, और यहाँ हमें के पी की वैल्यू मिल गई। अब डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं रिएक्शन को देख के। मान लो रिएक्टेंट जितने मोल्स रखे हैं, प्रोडक्ट के भी सेम मोल रखे हैं, तो ये हमें डेल्टा एन जी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और जब हमारे पास रिएक्टेंट, जैसे कि मैं ये रिएक्शन बताता हूँ, डेल्टा एन जी ज़ीरो कब होगा हमारे पास, ऐसी रिएक्शन के लिए कि मान लो H2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl2 आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है। तो इस केस के अंदर अगर हम डेल्टा एन जी निकाल लें तो वो कितना आ रहा है, 2 - 1 इक्वल टू 0। इस केस में डेल्टा एन जी 0 आ गया। तो इस केस में हमें जो के पी मिलेगा वो हमें के सी के इक्वल मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी 0 है तो आर टी भी किसी की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। तो हमें के पी क्या मिल जाएगा, वो हमें के सी के इक्वल मिल जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, जब डेल्टा एन जी हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगा, तो या फिर ग्रेटर देन में 0 लिख देता हूँ। ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, हम इसकी बात करते हैं। इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो SO3 ले लेते हैं 2 मोल्स। जब इसको हीट करेंगे तो 2 मोल्स SO2 निकल जाएंगे, 1 मोल O2 निकल जाएगा। इस केस में डेल्टा एन जी हमें क्या मिलेगा, 2 + 1 - 2 इक्वल टू +1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमें जो के पी मिलेगा वो ग्रेटर मिलेगा के सी से, जो हम पुट करके देख सकते हैं। सेम ऐसे ही डेल्टा एन जी अगर हमारे पास लेस देन 0 होगा तो क्या होने वाला है, इसकी रिएक्शन की बात करें तो अमोनिया बना देते हैं, N2 + 3H2 से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2NH3 मिल रहा है। तो उस केस में हमारे पास डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, 2 - 1 - 3 सोल्व करेंगे, -2 विच इज़
लेस देन 0, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, Kp भी लेस मिलेगा Kc से। तो ये हमारे पास केस आ जाते हैं कि जब हमारे पास डेल्टा Ng जो है और उसके वो जब जो वैल्यू इसकी होगी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो Kp और Kc पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा हमने यहाँ पे ये सारा टर्म देख ली, इसे देख लिया, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये सारा बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया, ये सारा का सारा मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ मैं, और ये Kp Kc कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया मैंने आपको। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात करने वाले हैं कि जो आपके पास Kp Kc है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे वो बात करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं Kp और जो Kc है वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे डिपेंड करेंगे, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे डिपेंड करेंगे। कैटलिस्ट तो बस यही हेल्प करेगा कि रिएक्शन को फास्ट कर देगा और कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर या वॉल्यूम कितना है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, अभी हमने देख लिया कि कौन सी गैस का प्रेशर कितना होगा तो क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा। और अगर मैं इसके अंदर एडिशन कर दूं इनर्ट गैस की, तब भी वो क्या करेगा, अफेक्ट डालेगा। अब हम बात करते हैं इनर्ट गैस कैसे अफेक्ट डालेगी। अब कोई गैस है वो प्रेशर तो लगाएगी, मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैंने उसमें कोई इनर्ट गैस डाल दी मान लो, तो इनर्ट गैस वहाँ पे प्रेजेंट है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, पर वहाँ रखे रखे प्रेशर तो इंक्रीज कर रही है ना। तो सेम चीज़ जैसा प्रेशर में होने वाला होगा, सेम चीज़ हमने थोड़ी बहुत यहाँ इसके बारे में पढ़नी है। इसके अलावा हमने ये जो फैक्टर हैं ये वो फैक्टर थे जिनके ऊपर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं करता। मैंने इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और वो बोल दिया कि इस पे नहीं करता। पर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, वो कौन से आ जाएंगे कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन कौन सी है, ओके, उसकी स्टोक्योमेट्री कितनी है, मतलब कितने मोल डाले गए हैं और उस पूरी रिएक्शन में क्या आ रहा है, इसके अलावा टेम्परेचर कितना है, इस पे अफेक्ट करता है। मेनली हमने देखना है कि टेम्परेचर का अफेक्ट यहाँ कैसे पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन एक हमारे पास इक्वेशन आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं कि मान लो कोई रिएक्शन है वो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेट बढ़ जाता है। तो रेट बढ़ने से हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि उस रिएक्शन पे कितना अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन आ रखी है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस पे अफेक्ट करता है। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये देख लें कि जो Kp और Kc है उसकी यूनिट्स क्या रहती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स के जो ऊपर डेल्टा Ng आ रहा है उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं या जो प्रोडक्ट हैं उनको ओवरऑल जब हम कंबाइन कर लेंगे तो जो हमारे पास यहाँ जो रेट कांस्टेंट आएगा उसकी क्या यूनिट्स हो जाएंगी। तो ये हम देख सकते हैं जब डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास 0 थी उस केस में हमें कोई भी यूनिट नहीं मिलती। जब डेल्टा Ng की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिलती है तब हमें यहाँ पता चलता है कि इनकी यूनिट्स हमारे पास क्या क्या आएंगी, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा हम Kp Kc के बीच में रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, अभी हमने निकाला था इसे, ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमें क्या बताता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है। मान लो कि मैंने ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो हमें पता है कि रिएक्शन कहीं नहीं जा रही, जितना रिएक्टेंट बन रहा है उतना प्रोडक्ट बन रहा है। पर अगर हमें ये चेक करना हो कि अभी अगर हमें किसी भी पॉइंट पे चेक कर लूँ, किसी भी टाइम पे चेक कर लूँ कि फिलहाल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड का मीनिंग क्या है, मान लो अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो इक्विलिब्रियम कब आ सकता है, जब आप रिएक्टेंट ज़्यादा लेके चलोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जारी होगी। जब आपके पास प्रोडक्ट एक बार ज़्यादा, अगर आप प्रोडक्ट लेके चल रहे हो सकता है रिएक्शन बैकवर्ड आ रही हो। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे इसका एक्सटेंट पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर एक रिएक्शन कोएफिशिएंट आता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक्सटेंट की बात करते हैं तो रिएक्शन फिलहाल किस स्टेप पर है वो हमें कुछ एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है उसको देख के भी पता चल जाता है। मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई, थाउजेंड्स से ज़्यादा आ गई, और कोई भी वैल्यू थाउजेंड से ज़्यादा कब आएगी, जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। जब वो पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है
न्यूमरेटर्स की सॉरी जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है डिनोमिनेटर से, उस केस में हमें वैल्यू 1000 के आसपास मिलती है। ओके, और ऐसा कब हो सकता है? न्यूमरेटर में अभी हमने क्या देखा था, ये जो अभी हमने इक्वेशन देखी है इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रखा है, यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर हमेशा प्रोडक्ट रखे हुए हैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेट थाउजेंड्स के आसपास आ रही है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होगा यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यानी आपके पास रिएक्ट प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी है उसका मीनिंग क्या हुआ, प्रोडक्ट के पास इक्विलिब्रियम आया है, यानी प्रोडक्ट जस्ट बनने ही वाला है। प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, मान लो इनकी वैल्यू 0 से भी कम आ जाए, 0.001 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। और वैसा कब होगा, जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसकी, रिएक्टेंट्स की। और इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कहाँ रखी है अभी, वो अभी रिएक्टेंट के पास रखी है। अभी ये लगा लो कि जो प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पाएगा, और इनकी रिएक्शन मान लो इनकी वैल्यू कोई बीच की आ गई कोई वैल्यू, ओके, उस केस में हम कहते हैं कि लगभग 30-40% रिएक्टेंट पड़ा होगा, बाकी परसेंट प्रोडक्ट पड़ा होगा। तो इस तरह से हम जस्ट बेसिक आइडिया लगा लेते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह से हम ये पता करते हैं। अब हमने पता करना है कि डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक टर्म लेके चलनी होती है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। जैसे कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम नहीं आया, मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम आया है, मैंने किसी भी टाइम पर जाकर ना पूरी रिएक्शन के अंदर जब चल रही है ना, कभी भी जाकर उनका जो कंसंट्रेशन है वो चेक कर ली कि रिएक्टेंट कितने रखे हैं और प्रोडक्ट कितने रखे हैं। ओके, अगर मेरे पास वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह, जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, मैंने जस्ट चेक कर लिया किसी भी टाइम पर, तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब मैं उसकी वैल्यू को कंपेयर करूंगा किसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। मान लो वो वैल्यू उसके इक्वल आ जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ओके, वो आ जाती है इसके इक्वल आ जाती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम ये कह देंगे कि इक्विलिब्रियम तो आ चुका है, हम रिएक्शन कोएफिशिएंट को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेंगे। ओके, मान लो कि जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा आ चुकी है, जो हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ चुकी है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका जब आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो वैल्यू कम होनी चाहिए। वैल्यू कम कब होगी, जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा यानी कि हमने रिएक्शन को बहुत फॉरवर्ड में देख लिया, रिएक्शन तो कहाँ जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, तो हम यहाँ से ऐसे बता देंगे रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। मान लो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल तो जाएगी। यानी कि अभी तक हमने क्या किया है, हमने जो प्रोडक्ट है ना वो पूरे तरह से बने नहीं है, प्रोडक्ट हमने बहुत कम बने थे तब इसको मेजर कर लिया, यानी प्रोडक्ट और बनेंगे। प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब रिएक्शन कहाँ जारी होगी, फॉरवर्ड जारी होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये देख ले, फॉरवर्ड जारी होगी इक्विलिब्रियम को मीट करने के लिए। तो उस तरफ हम यहाँ ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि फिलहाल कितने परसेंट रिएक्टेंट ब्रेक होकर प्रोडक्ट बना चुकी हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तरह से इनका फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ कि कितने परसेंट डिसोसिएट हुए हैं, डिवाइड में टोटल कितने लेके चला था, इसी को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अगर हम काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे लेके चलते हैं, इसकी अभी हम यहाँ पे ये पूरी की पूरी बात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन आती है, अरहीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये जो इक्वेशन होती है ये हमें कुछ इस तरह से मिलती है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारे पास अरहीनियस इक्वेशन होती है। ये क्या होता है, के होता है हमारे पास जो भी रिएक्शन है उसका रेट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है। ओके, तो के एफ आ जाएगा यहाँ हमारे पास, वो मुझे किसके इक्वल मिलेगा, ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। और यहाँ कोई एक टेम्परेचर लगा लो या फिर ये लगा लो कि मैंने T1 लगा लिया। अब जब टेम्परेचर को जब मैंने यहाँ पे T ही लगा लिया, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस केस में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंट है इसकी। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड जा रही है, तो उस टाइम पर यहाँ पे जो फॉरवर्ड तो जा रही है, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा वो बैकवर्ड भी जाएगी, तब हम उसके लिए के यहाँ पे हमें बी भी मिलेगा। ये के एफ के बी क्या है, जो अभी हमने यहाँ पे प्रूफ देखे थे, उस केस में ये हमें क्या मिल जाएगा, ए
ई रेस टू द पावर माइनस EA2। पहले इसको EA1 मान लो क्योंकि ये तो चेंज होगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा RT। टेम्परेचर सेम है, इसको मैं T ही मान लेता हूँ। तो यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर क्या है हमारे पास, सेम है। ओके, तो सेम टेम्परेचर पे हमने चेक कर लिया कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या आएगा, बैकवर्ड के लिए क्या आएगा। अभी ये हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि जो अर्हेनियस इक्वेशन है ये हमारा +2 का टॉपिक है और इसे हम जानते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसमें होता क्या है। अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, तब मुझे क्या मिलता है, KF/K भी मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ओके, ये हमें क्या मिलता है, A से A कट जाता है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, E रेस टू द पावर माइनस EA1/RT डिवाइड बाय E रेस टू द पावर माइनस EA2/RT। तो इस तरह से अगर हमें R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, T यहाँ पे टेम्परेचर हमें पता होगा जो हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। अगर हमें ये पता है एक्टिवेशन एनर्जीज कितनी है इसकी, ओके, तो उस केस में हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लॉक करके इस रिएक्शन को हम एक साथ कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जो डेल्टा H लिखा हुआ है वो दोनों एनर्जीज जो EA1 थी और EA2 था उनका डिफरेंस ही लिया है हमने यहाँ पे। तो ये हमें पता है इसके बारे में। इसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है गिब्स फ्री एनर्जी, और जो हमें बता देती है किसके बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। और ये इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू से बता देते हैं कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कब बैकवर्ड जाएगी। देखो डेल्टा G की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा है, यानी कि सारी की सारी टर्म्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि डेल्टा G नेगेटिव रह सके। तो 2.303 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। RT भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास log KC पॉजिटिव होगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, डेल्टा G नेगेटिव मिलेगा, यानी रिएक्शन कहाँ जारी होगी, फॉरवर्ड जारी होगी। तो हम इस तरह से भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस केस में हम अगर यहाँ देखते हैं कि log KC की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उस केस में डेल्टा G क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हम कहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और इस तरह से हम यहाँ पे बैकवर्ड का बता सकते हैं, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तब माइनस इंटू में माइनस प्लस बन जाएगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि ये छोटे मोटे जो टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे। अब हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आ रहा है ल शैटलियर प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल में हम यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। तो इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पर इसी वे में लेके चलता हूँ। इसको हम समझते हैं कि इसमें मेनली होगा क्या। देखो मान लो कोई रिएक्शन है हमारे पास, उसका इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसका इक्विलिब्रियम आ चुका है, और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेके जाना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों, कि हमें क्यों लेके जाना है। मान लो इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्टेंट तो थोड़ा, प्रोडक्ट तो थोड़ा सा बना है, रिएक्टेंट बहुत सारा बन गया। उस केस में हमें तो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। हो सकता है हमें कोई मेडिसिन बनानी हो, मेडिसिन ही प्रोडक्ट हो। अगर वो थोड़ा सा बनेगा तो हमें मेडिसिन महंगी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारा बनाने के लिए कितना सारा सामान का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग चले। अब रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग चलती है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था। अब हम देखते हैं कि ली चैटर प्रिंसिपल में एक्चुअली होता क्या है। ये जो हमारे पास ली चैटर प्रिंसिपल है ना, ये हमें हेल्प करेगा कि हम किस तरह से जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट है उनका कोई प्रेशर है या टेम्परेचर है, उसको मोल्ड करके यानी उसको चेंज करके हम किस तरह से रिएक्शन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, यानी कि हम उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो या तो रिएक्टेंट की तरफ जाएगी रिएक्शन, या फॉरवर्ड जाएगी। तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें रिएक्टेंट चाहिए होता है पर प्रोडक्ट बन रहा होता है, हम इक्विलिब्रियम को ऐसे सेटअप कर लेंगे कि ओनली रिएक्टेंट बने, प्रोडक्ट बने ही ना। या फिर ओनली हमें अगर प्रोडक्ट चाहिए पर रिएक्टेंट साथ में बन रहा है, मान लो कोई मेडिसिन बनानी है, उसके रिएक्टेंट थोड़े से टॉक्सिक है पर प्रोडक्ट टॉक्सिक नहीं है। अब जब प्रोडक्ट बन गया और साथ में रिएक्टेंट बन गए तो वो तो नुकसान करेगा। हम क्या चाहते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड ना जाए। तब हम रिएक्शन को किस तरह से चलाएंगे ये भी हमारे हाथ में हो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर ली चैटर प्रिंसिपल में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये ली चैटर प्रिंसिपल कहता क्या है। तो देखो ये सिंपल सी बात करता है कि मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई रिएक्शन है, इधर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा A, B है,
ये कोई रिएक्शन है, सी है, ये डी है। अब हमें पता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, उसकी कंसंट्रेशन फिक्स है, उसका टेम्परेचर फिक्स है, उसका प्रेशर फिक्स है उसके अंदर। मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, इसको मैंने क्लोज किया हुआ है, यहाँ एक रिएक्शन है ये वाली, और वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और वह सब कुछ इसका फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। कहाँ से डिस्टर्ब करेंगे, बाहर से। मान लो मुझे इसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करनी है, तो मैं और कंसंट्रेशन या तो इसके अंदर डाल दूंगा या फिर यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। मान लो मुझे इसका प्रेशर डिस्टर्ब करना है, तो या तो प्रेशर मैं ज़्यादा कर दूंगा या कम कर दूंगा। यानी इसके अंदर तो सब कांस्टेंट है, मैंने बाहर से डिस्टर्ब करना है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसका जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब करना है, तो या तो मैं बाहर से क्या करूँगा, हीट कर दूंगा, या मैं बाहर आइस रख दूंगा, हीट को कम कर दूंगा। तो उस टाइम पर क्या होगा, हमने यहाँ वो बात करनी है। तो अगर कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और अगर हम उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने देगा इसको। वो क्या करेगा, जो भी हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है इसको मिनिमाइज करेगा। कैसे मिनिमाइज करेगा, खुद में चेंजेस लाकर। यानी आप रिएक्शन के बाहर से कोई चेंज करोगे तो वो उस चीज को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर चेंज करेगा। अब अपने अंदर ये जोर तो लगाएगा नहीं, क्या कर सकता है, या तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जा सकता है या बैकवर्ड लेके जा सकता है, यही काम तो कर सकता है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, जो भी हमने इसके ऊपर चेंजेस किए हैं उस चेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए ये अपने आप में चेंज लेकर आएगा। ओके, और उस चेंज से क्या हो जाएगा कि ये रिएक्शन इसकी शिफ्ट हो जाएगी जब तक वो चेंज मिनिमाइज नहीं हो जाता और एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। यही हमारे पास क्या है, ले शैट्रियर प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले हमने एक रिएक्शन ले ली, हम क्या करते हैं, हम उस रिएक्शन को जो कंसंट्रेशंस है ना उनको चेंज करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है और यहाँ हमारे पास क्या बन चुका है, प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं। तो अब देखो क्या होगा, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। ओके, अब यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ना यहाँ पर ना ये जो कंटेनर था इसमें से जो रिएक्टेंट है ना इसमें और डाल दिए। तो मैंने यहाँ पे क्या चेंज लेकर आया, मैंने यहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल क्रिएट किए, मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दिया। यानी इसमें रिएक्टेंट को और डाल दिया, एक्स्ट्रा रिएक्टेंट थे इसमें ऊपर से मिक्स कर दिए। अब इक्विलिब्रियम में क्या आ गई, डिस्टर्बेंस आ गई। वो क्या करेगा, इस डिस्टर्बेंस को दूर करेगा। डिस्टर्बेंस क्या है, रिएक्टेंट का ज़्यादा होना, यानी वो क्या करेगा, रिएक्टेंट को कम करेगा। रिएक्टेंट कम कब हो सकते हैं, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएंगे। कब तक फॉरवर्ड जाएगी, जब तक एक नया इक्विलिब्रियम इस कंडीशंस पे एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है और हम क्या करते हैं, रिएक्टेड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है। ओके, मान लो मैंने रिएक्टेंट को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो अब क्या हो चुका है, रिएक्टेंट का कम होना एक क्या हो चुका है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल आ चुका है। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्टेंट को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तभी इस चीज़ को मिनिमाइज किया जा सकता है। रिएक्टेंट ज़्यादा कब होते हैं, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे तभी तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। रिएक्शन कहाँ आ गई, बैकवर्ड आ गई। सेम कंडीशंस को हमने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। मान लो मेरे पास रिएक्शन तो है ही इक्विलिब्रियम पे, मैंने क्या किया, उसमें प्रोडक्ट और डाल दिए। अब प्रोडक्ट और डाल दूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करेगा। कम कैसे करेगा, प्रोडक्ट को कम कैसे कर सकता है, रिएक्टेंट ज़्यादा बना के। तो रिएक्शन क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। सेम इसी तरह से मान लो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया। जब प्रोडक्ट को यहाँ से मैंने बाहर निकालना शुरू कर दिया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी तरह से वो इस ऑब्स्टेकल को कम कर सकता है। अब प्रोडक्ट ज़्यादा कब बनेंगे,
करेंगे, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि जब हम इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशंस को चेंज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे कैसे जाती है। इसी तरह से हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या क्या होगा। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की बात करूँ तो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है। एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इसके अंदर मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है मेरे पास और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर ना हीट भी निकलती है। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है, तो हीट का सीधा कनेक्शन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। यानी इस तरफ टेम्परेचर क्या होगा, हाई रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा रिएक्शन के अंदर, और रिएक्टेंट की तरफ टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा। तो मैंने कंटेनर ले रखा है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, और इसके अंदर मान लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके अंदर वहाँ टेम्परेचर हाई है, रिएक्टेंट की तरफ कम है। अब मैंने क्या किया, मैंने नीचे से इसको हीट करना शुरू कर दिया, और इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पूरी रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया। तो टेम्परेचर ज़्यादा देने पर देखो क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर ज़्यादा करूँगा तो ये एक ऑब्स्टेकल है, इसको ये क्या करेगा, दूर करेगा। कैसे दूर करेगा, उस तरफ खुद को शिफ्ट करके जहाँ टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर दोनों में से कम किस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ। तो अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैं बाहर से हीट करूँगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट ज़्यादा बनाएगी, क्योंकि वो उस हीट को कम करने की कोशिश करेगा, और हीट कम कहाँ पर है, रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड, और वहां पे रिएक्टेंट बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ ये देख लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा देता हूँ तो क्या होता है। सेम इसी तरह से मान लो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास, और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर देने की जगह इसके आसपास कंटेनर रखकर ना इस पर मैंने आइस डाल दी। अब आइस डालने का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर मैंने कम कर दिया। टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया तो वो क्या हो गया, एक ऑब्स्टेकल हो गया। अब रिएक्शन क्या करेगी, जो उसके अंदर इक्विलिब्रियम है वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर ज़्यादा करने की कोशिश करेगा अपने अंदर। ज़्यादा कैसे करेगा, उस तरफ जाकर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा। सेम इसी तरह से हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम यहाँ वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक में क्या होगा। एंडोथर्मिक के अंदर जो प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा ठंडा बनता है, यानी रिएक्टेंट की तरफ हीट क्या है, ज़्यादा है। यानी यहाँ पे एरो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, कि जो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसके अंदर ज़्यादा हीट कहाँ होती है, ज़्यादा हीट होती है रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्टेंट की तरफ हमें क्या मिलती है, ज़्यादा हीट मिलती है। ओके, और प्रोडक्ट की तरफ हमें कम हीट मिलती है, यानी रिएक्टेंट की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट की तरफ कम होगा। तो अब हमने क्या किया, मान लो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ मैंने बाहर आइस रख दी। तो आइस रखने पर क्या होगा, आइस रखने पर मैंने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया कि आइस रख दी। इससे क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगी, उस तरफ मूव करेगी, ये जो इक्विलिब्रियम है जिस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, ताकि ये जो आइस का इफेक्ट आ रहा है, कूलिंग आ रही है, इसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में ज़्यादा होता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस रिएक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे हीट ज़्यादा देनी शुरू कर दूँ, तो हीट देने पर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन कहाँ जाएगी। सेम कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चली जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड की तरफ क्या हो रहा है, हीट वहाँ पर कम है। अगर आप बाहर से हीट दे रहे हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो हमारे पास टेम्परेचर है उसका कैसे अफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है उसका कैसे अफेक्ट पड़ता है। अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर मैं v को वहाँ भेज दूँ, p क्या होता है, n अपॉन वी आर टी के इक्वल होता है। n अपॉन वी को मैंने c लिखा था, आर टी यहाँ पर है, p यहाँ पर है। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूँ, जो कि ऑब्वियस है कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने तो अभी प्रेशर को चेंज करना है, r भी कांस्टेंट है, तो p किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन की। तो जहाँ पर हमारे पास गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात हमें समझ आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे यही देखना है कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो यहाँ हमने तीन तरह की रिएक्शन देखी थी। पहली देखी थी डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल क्या था, H2
के अंदर जब मैं Cl2 ऐड कर रहा हूँ, तब यहाँ पे क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है, जो कि गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या है, 0 है। अब अगर मैं इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा करूँ या कम करूँ तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ भी उतने ही मोल्स पड़े हैं जितने प्रोडक्ट की ओर पड़े हैं, यानी इनका जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है सेम है, यानी कंसंट्रेशन सेम है। तो अगर मैं प्रेशर डालूंगा तो प्रेशर ज़्यादा करूँ या कम करूँ कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनके जो इंटरनल प्रेशर्स हैं ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा प्रेशर ज़्यादा या कम करने पर ऐसी रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, वहीं इक्विलिब्रियम पे रहेगी जब हमारे पास डेल्टा एन जी 0 का केस आता है। और जब हम डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं तब क्या होगा, जिसका हम एग्जांपल लेके चलें तो SO3 हमने लिए थे 2 मोल्स गैसियस स्टेट में, और यहाँ क्या बना था, 2SO2 बने थे और 1 मोल बना था ऑक्सीजन का। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में रिएक्टेंट कम था, प्रोडक्ट ज़्यादा था। यानी प्रोडक्ट ज़्यादा रखा है, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की तरफ प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी प्रोडक्ट की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ प्रेशर क्या है, कम है। तो अगर मैं कंटेनर की बात करूं जो मैंने क्लोज किया हुआ है, इसमें प्रोडक्ट की तरफ प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ कम है। अब मैं अगर इसके ऊपर से प्रेशर को ज़्यादा कर दूं, तो जब प्रेशर ज़्यादा कर रहा हूं वो क्या है, वो एक ऑब्स्टेकल है। तो इसको दूर कौन करेगा, इक्विलिब्रियम। किस तरफ जाकर, जहां प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम किस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्शन बैकवर्ड। ओके। और अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को कम कर दूं तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर ये जो रिएक्शन है उस तरफ मूव करेगी जहां प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस जो कम हमने प्रेशर किया है इसको दूर करने की कोशिश करेगा। यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हमने देख लिया डेल्टा एन जी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या केस आएगा। अब हम यहाँ पे एक केस और की बात करते हैं जब डेल्टा एन जी हमें लेस देन 0 मिलता है। जैसे कि मैंने N2 ले लिया, इसके अंदर मैंने 3 मोल्स H2 के डाल दिए, यहाँ हमें क्या मिल जाएंगे, 2 मोल अमोनिया के मिल जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन होती है इस केस में डेल्टा एन जी लेस देन 0 आता है। यहाँ हमें कम रिएक्टेंट, यहाँ जो प्रोडक्ट है वो कम अमाउंट में रखा हुआ है, रिएक्टेंट ज़्यादा रखा हुआ है। यानी रिएक्टेंट के पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, यहाँ प्रेशर कम मिलेगा रिएक्शन के अंदर। जो कंटेनर है इसके अंदर की बात हो रही है। अब मैं बाहर से क्या करता हूँ, हम उसकी बात करते हैं। मैंने बाहर से मान लो प्रेशर ज़्यादा कर दिया, प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, इक्विलिब्रियम कहाँ लेके जाएगा, जहाँ पर इस प्रेशर को, ज़्यादा प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके। यानी जहाँ पे प्रेशर कम है, रिएक्शन में प्रेशर कम कहाँ पर है, प्रोडक्ट की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। और अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। तो यही था हमारे पास यहाँ पे ली चार्टर प्रिंसिपल, कि जब हमने इस पर स्ट्रेस लगाई, ऑब्स्टेकल लगाए, तो कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे कैसे मूव करेगी। इसके बारे में हमने ये सारा का सारा यहाँ पे पढ़ लिया कि किस तरह से ये जो हमारे पास ली चार्टर प्रिंसिपल है, ल चार्टर प्रिंसिपल, इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आज के जो हमारे पास क्विक रिवीजन शॉर्ट्स था, इसके अंदर हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो था उसके अंदर जो केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसके बारे में हम यहाँ पे कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा आप ऐसे ही अगर और क्लासेस या और लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और क्या करना होगा, जो हमारी ऐप है ग्रेट जीनियसिस के नेम से, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। और उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।